नीतीश कुमार जी कब क्या डिसीजन लेंगे उनको खुद नहीं पता है। कई सालों से देख रहा हूँ बिहार में जो यूथ है वो कहीं ना कहीं बाहर पलायन कर रहा है। इसका एक्चुअल में क्या रीजन है? आज जो युवा है वो बाहर क्यों भाग रहा है? आप देख लो कि हमारे यहाँ दो ही पार्टियां 40 साल से है। 20 साल को एक पक्ष राज करती है, 20 साल को एक पक्ष राज करती है। तो यहाँ युवाओं का फ्यूचर खत्म है। तो पलायन करने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन पलायन करने का रीजन हम लोग के यहाँ यही है। सबसे बड़ा रीजन है कि रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। आप समझ रहे हो, इतने बड़ा बिहार, एक इतना बड़ा बिहार जगह है, वहाँ पे एक भी इंडस्ट्री नहीं होना। दुर्भाग्य है युवाओं की। वहाँ के युवा है ना वो नेताओं के गुलाम हो रहे हैं। हाँ, तो कैसे गुलाम हो रहे हैं? ये नेताओं के झंडा धो धो के गुलाम हो रहे हैं। नेता उनको विचलित कर दिए 10-10 फॉर्चूनर दिखा के, 50-50 फॉर्चूनर के काफिला दिखा के। जी, इससे हमारे युवा भारत के डाइवर्ट हो रहे हैं। राजनीति कहने का मतलब ही होता है कि जो राज कर रहा है उसकी नीति। शिक्षा लोग नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आपको राजनीति में ढकेलना चाहते हैं, आपको राजनीति करना चाहते हैं, जो भी पार्टी आ रही है। जैसे कि अभी आप मैंने बहुत बार सुना है, न्यूज चैनल पे सुना है, अखबार में भी पढ़ा, किताबों में, कि जंगल राज। तो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ जंगल राज इन बिहार? देखो, एक बात बताते हैं, जंगल राज कहने का मतलब कि कहीं अगर शेर घूम जाएगा तो उसको जंगल नहीं कहते हैं। अच्छा। और जब शेर घूम के निकल जाता है तो जो लोग वो हल्ला, जैसे कि शेर आया, घुमा और निकल गया, तो उसको लोग जंगल बोले। जब शेर चला गया तो फिर जंगल राज कहाँ से हुआ? जो पीछे वाले सियार आए उसको जंगल राज बना दिया, क्योंकि शेर तो निकल के चला गया। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग इसमें जो शेर निकल गया वो एक्चुअल में शेर कौन था? अब बिहार के लोग समझ रहे हैं शेर कहाँ है, क्या है, लोग शेर को कैसे जाए। हमारे जो ऑडियंस हैं वो कहीं एक्चुअली बिहार से ही नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया से हैं, तो एक्चुअली उनको भी आप भी जानते हो शेरे बिहार किनको बोला जाता है। ओह, आई नो दैट। बात समझ रहे हो ना? शेरे बिहार से ही कनेक्ट करके लोग ले गए जंगल राज। सर ये बताइए, जैसे कि बिहार में आज बात करें, बहुत सारे यंग लीडर हैं, लाइक दैट तेजस्वी यादव और सुरेंद्र प्रताप यादव, सम्राट कहे जाते हैं। उसके बाद पप्पू यादव और चिराग पासवान। तो इनमें से सबसे अच्छा लीडर कौन है बिहार में? देखिए, लीडर अच्छा कब होता है? जब उसका मिशन और विजन होता है। और हमारे यहाँ सभी जो जिनका आप नाम बताया ना, वो सब कहीं ना कहीं किसी मिशन से पले बड़े हैं। इन लोगों का मिशन है सत्ता, विजन तो कुछ है नहीं कि हाँ मुझे राजनीति करनी है, मुझे राजनीति करके मुझे सत्ता पकड़नी है, मुझे अपना कुर्सी बचानी है। मेरे बाबूजी जो कुर्सी को धर के रखे तो उसको मुझे बचानी है। चिराग पासवान जी को देख लीजिए, तेजस्वी जी को देख लीजिए, ये लोग क्या संघर्ष क्या कर रहे हैं? अपने पिताजी के सत्ता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहार राज्य को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की जो सरकार गिर गई थी तब उन्होंने लगभग बात करें 5 लाख जॉब दिलवाई थी बिहार में। तेजस्वी जी की कभी सरकार रही ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री का मतलब आप समझते हैं, चुप मुख्यमंत्री। तो अभी तेजस्वी जी की कोई ऐसी सरकार नहीं आई है बिहार में जिससे कि बिहार में कोई बदलाव आए। हो सकता है कि तेजस्वी जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, अच्छा बात करते हैं भाई, युवाओं में उनकी क्रेज है, युवा उनको पसंद करते हैं। चिराग जी को भी युवा पसंद करते हैं, चाहे वो जिस मोटिव से करते हैं, उनका विजन हो चाहे मिशन नहीं हो। हम लोग तो देखते हैं इन लोगों की अपनी कोई दूरदृष्टि नहीं है, दूसरे के विचार पे चलने वाले में से। उन लोगों के 2-4-10 सलाहकार होते हैं। तो नेता बॉर्न टू लीडर होता है सर, पैदाइशी नेता होता है। लोग नेता बनाया नहीं जा सकता। राजनीति में कुर्सियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन कुछ लोग दिलों पर राज करते हैं। एक ऐसा नेता जो भले ही संसद की गलियारों में ना हो, लेकिन जनता की दिलों में जरूर राज कर रहा है। आइए स्वागत करते हैं उस आवाज का जो संसद की गलियारों से निकलकर आज जनता के दिलों पर दस्तक दे रही है। आज हमारे जो मेहमान हैं बिहार के युवा नेता हैं और उन्होंने एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। तो आज उनसे हम डिस्कस करेंगे कि बिहार की राजनीति कैसी है। आज हम लोग जानेंगे कि बिहार इतना पीछे क्यों है। आज हम लोग जानेंगे कि बिहार का युवा क्यों पलायन कर रहा है दूसरे राज्यों में। तो स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यादव विजन पर बिहार के युवा नेता एवं सनातनी युवा शक्ति के फाउंडर श्री इंद्रराज यादव जी का वेलकम करता हूं सर। स्वागत है हमारे सोशल मीडिया। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार और यादव विजन मीडिया को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू। आप लोग जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म को चला रहे हो, इससे मतलब समझ आता है कि लोगों को इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, अपने विजन पे काम करना चाहिए।
विजन और मिशन सेम होना चाहिए। जी जो हमारा मिशन और विजन है कि सबों को साथ लेके चलना है और इस मिशन के तहत हम लोग हाई रेजिमेंट की लड़ाई को लड़ना है, हाई रेजिमेंट हक को कंप्लीट करना है। इसलिए कि जब आपको रेजिमेंट बनी है, राजपूताना राइफल्स या वगैरह वगैरह 6 राइफल, जितनी भी रेजिमेंटें हैं, तो सारी जब इतनी रेजिमेंटें हैं तो हाई रेजिमेंट भी होना चाहिए, महार रेजिमेंट भी होना चाहिए, कुम्हार रेजिमेंट भी होना चाहिए, सभी जातियों का रेजिमेंट होनी चाहिए, या तो फिर सभी जातियों का रेजिमेंट खत्म करके एक इंसानियत के रेजिमेंट बनानी चाहिए। जी सर। सर अब आपसे पूछना चाहेंगे सर, राजनीति में आना या आपका सपना था या मजबूरी थी या फिर आप जनता के लिए कुछ करना चाहते? मेरा राजनीति में आना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि हम अपने कर्तव्य को देखें कि ये मेरा कर्तव्य है राजनीति में आना, क्योंकि अगर इस कर्तव्य को हम नहीं निभा करेंगे तो हम लोग अब नेताओं को गुलाम हो रहे हैं, और ऐसे नेताओं के गुलाम हो रहे हैं जिनको उनका कोई विजन और कोई मिशन ही नहीं है, सिर्फ अपना मिशन है, अपना विजन है, जनता के कोई मिशन और कोई विजन नहीं है। अच्छा। तो इसके वजह से हम अपने युवा होने के नाते और युवाओं को एक कर्तव्य है कि कभी भी हमारे देश की गतिविधियां डाइवर्ट होती है तो उस पर हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और इसमें युवाओं को आना, राजनीति में युवाओं का आना सबसे पहला कर्तव्य है। अच्छा सर, अभी आपने जैसे कि बताया था कि युवा है ना वो नेताओं के गुलाम हो रहे हैं। हाँ, तो कैसे गुलाम हो रहे हैं? ये नेताओं के झंडा धो धो के गुलाम हो रहे हैं। अच्छा, कि नेता उनको विचलित कर दिए 10-10 फॉर्च्यूनर दिखा के, 50-50 फॉर्च्यूनर का काफिला दिखा के। जी, इससे हमारे युवा भारत के डाइवर्ट हो रहे हैं। राजनीति कहने का मतलब ही होता है कि जो राज कर रहा है उसकी नीति। जी। तो हमारे यहाँ इस राजनीति को हम लोग तो अपने यहाँ राजनीति का मतलब कि कर्तव्य समझते हैं। धर्म के राह पे चलने वाले को हम लोग राजनीतिक बोलते थे पहले, जब मतलब कि सतयुग वगैरह था, लेकिन ये कलयुग चल रहा है। जी। तो कलयुग चल रहा है तो राज की नीति, अपने अपने राज पे लोग नीति कर रहे हैं, जैसे युवाओं को डाइवर्ट कर देना, युवाओं को कोई भी प्लेटफॉर्म पे डाइवर्ट करके रखना, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि फर्स्ट मूवमेंट क्या था जब आपने सोचा कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और वो खुद की पार्टी बना के, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं तो सबसे पहले समाजवादी विचार से हूँ, मेरा विचार समाजवादी है, मैं पूरा समाजवाद को सपोर्ट करता हूँ, मैं पूंजीवाद से नफरत करता हूँ, क्योंकि ये जो पूंजीवाद के जाल में अपना देश फंसा हुआ है, ये गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ है। जी, कैपिटलिज्म तो जो चल रहे हैं, जो आप कैपिटलिज्म की जो संस्थाएं हैं, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। जी। हम ऐसा व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जो समाजवाद से निकले। जी। लोग का पेट भरे, लोग अपना काम करें, ऐसा नहीं कि जो रोड एकदम चिकना है उसको कोड़ के फिर से बनवा दो, ये पूंजीवादी सरकार में है। जी। तो इस व्यवस्था को हम लोग तोड़ना चाहते हैं, जैसे कि नहीं, जो रोड सही है उसको सही छोड़ दो भाई, उससे कुछ और बनाओ, उससे शिक्षा दो, रोजगार दो। शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं, प्राइवेट स्कूल अपने आप को मॉल समझ रहे हैं। जी। जितनी भी प्राइवेट संस्था हैं वो आप क्या हैं, आप देखिए, अपने यहाँ स्कूल में जूते देते हैं, अपने यहाँ टी शर्ट देते हैं, अपने यहाँ आपको ड्रेस देते हैं, किताब देते हैं, कॉपी देते हैं, क्या सब पे कमीशन खा रहे हैं? इस पे कोई नेता बोलने वाला नहीं है, उनके तक भी कमीशन जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि बिहार की राजनीति है वो जनसंपर्क और लोगों के विकास की जगह सोशल मीडिया पे क्यों ज्यादा हावी हो रही है? देखिए, बिहार की जो राजनीति शुरू से रही है वो एकदम मान के चलिए ना कि ये जो बिहार की राजनीति है, जैसे आप बोल रहे हैं जनसंपर्क, लोग हावी होते हैं, तो लोग देख रहे हैं कि लोग पढ़ कम रहे हैं, खेल कम रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। जैसे कि बीजेपी के अभी जो आईटी सेल हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी और ट्विटर यूनिवर्सिटी, तो इसके जरिए कहीं ना कहीं लोगों को कैप्चर कर रहे हैं। जितना भी है आपको बता रहे हैं ना कि लोग मोबाइल पे जितना समय व्यस्त करेंगे उतना लोग वही देखेंगे, इसलिए लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो राजनीति है ना आजकल फेसबुक, सोशल मीडिया पे ज्यादा हावी है। नीचे धरातल पे कोई काम नहीं है, ब्लॉक में कोई काम नहीं है, कोर्ट में कोई काम नहीं है, सब जगह लाचार हैं लोग। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि बात करें, नाउ यू आर ए यंग लीडर, आप एक अभी युवा नेता हो। बिहार से मैंने कई सदियों से देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ, बिहार में जो यूथ है वो कहीं ना कहीं बाहर पलायन कर रहा है। इसका एक्चुअल में क्या रीजन है? आज जो युवा है वो बाहर क्यों भाग रहा है? मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ संक्षेप में। मैं शुरू से बिहार से बाहर पढ़ा हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं पहले बिहार में था 1 से लेकर 7 तक, उसके बाद फिर मैं बिहार से बाहर, मेरे पिताजी बाहर भेज दिए, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था थी, बिहार की जो व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, व्यवस्था शिक्षा के आधार पे, शिक्षा के नाम पे जीरो है बिहार में, शिक्षा लोग नहीं देना चाहते हैं।
लेकिन आपको राजनीति में ढकेलना चाहते हैं, आपको राजनीति करना चाहते हैं, जो भी पार्टी आ रही है। आप देख लो कि हमारे यहाँ 2 ही पार्टियां 40 साल से है, इसको चेंज नहीं किया जा रहा है। या तो 20 साल को एक पक्ष राज करती है, 20 साल को एक पक्ष राज करती है। तो यहाँ युवाओं का फ्यूचर खत्म है। तो पलायन करने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन पलायन करने का रीजन हम लोग के यहाँ यही है। सबसे बड़ा रीजन है कि रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। आप समझ रहे हो, इतने बड़ा बिहार, एक इतना बड़ा बिहार जगह है, वहां पे एक भी इंडस्ट्री नहीं होना सर। दुर्भाग्य है युवाओं की, वहां के हमारे जैसे लोगों की। अच्छा सर, इसका मेन रीजन क्या है? क्यों नहीं बिहार में फैक्ट्री है? क्यों नहीं बिहार में बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों नहीं हो रहा डेवलप? देखिए सर, डेवलप जब वहां पे नए लोग आएंगे, नए नए लोगों की जगह मिलेंगी तभी होगा। ये पुराने लोग पूरा गुंडा छवि की हैं, सिर्फ गुंडागर्दी जानते हैं, राजनीति करना जानते हैं गुंडागर्दी के हिसाब से। अभी आप देख लीजिए बिहार में कितना ज्यादा मतलब जंगल राज फोड़ चल रहा है। आप जहां देखिए गोलीबारी होते रह रहे हैं। सर अभी मैं आपसे इस जंगल राज के बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कि बात करें जो बिहार है, बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिहार में बात करें जो फैक्ट्रियां कम आ रही हैं, तो बिहार में फैक्ट्रियां ना आने का रीजन सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा रीजन सर, 40 साल में 10 साल में एक युग चेंज होता है। और एक युग चेंज होने में 10, मैंने आपको बोला ना, बिहार में भी जंगल राज 4 चल रहा है। ओह, 4 चल रहा है। आप समझ रहे हो ना, 2 साल पहले जंगल राज 2 नाम सुने होंगे आप। फिर हमारे सुशासन बाबू आते हैं और उनका जंगल राज 3 चलता है। फिर दूसरा पार्ट आता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पार्ट बाई पार्ट आते हैं। अच्छा सर, सीरीज कम हो जाएंगे बिहार में। ओके सर। सर आपसे एक बात और, जैसे कि आपने अभी कहा था कि जब बिहार में नए नए लोग आएंगे तो बदलाव आएंगे, तो फैक्ट्रियां आने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए सर। तो बिहार में क्या देखते हैं? अगर सपोज दैट मैंने अपनी जगह दी बिहार में, मैंने अपनी 10 एकड़ जमीन दी बिहार में, जी, तो जी। सबसे पहले मैं कंपनी से क्या कहेंगे? नहीं, हम अपने बेटी को वहां का सीईओ बनाएंगे, कंपनी को, दामाद को एमडी बनाएंगे, और मतलब पूरा परिवार को। इस वजह से कहीं ना कहीं शायद लगता है, क्योंकि बिहार में आज भी अगर कोई आप हाईवे निकालें या कोई फैक्ट्री निकालें, लोग जमीन नहीं देते हैं, और जमीन भी देते हैं तो उसका लाखों गुना दाम लेते सर हैं। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, बिहार के लोगों के पास जमीन की तो बात नहीं है, लोगों का जमीर खत्म कर दिया गया है। तो जमीन की तो बात ही क्या किया है, जमीर खत्म कर दिया गया है। अच्छा। और ये मतलब समझ लीजिए, जमीर खत्म करने का रीजन ही आप समझ रहे हैं। सुशासन जी का सरकार आप देख रहे हैं, 10-10 बार शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री साहब हमारे यहाँ, और आज भी कहते हैं कि हम मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं काम नहीं करेंगे। अच्छा सर, आप जितना पुलिया नाला बना रहे हो वो सब टूटते जा रहे हैं, और आप युवाओं को देख रहे हैं ना कि कितने युवा, बिहार के युवा लाचार हैं। आप देख लो, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशानी में है तो बिहार के युवा हैं। हम क्या करें, कहाँ जाएं, ये सोचते हैं लोग। हमसे कनेक्टेड होते हैं, जब लोग हमारे पास आते हैं हमसे बोलते हैं भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हम कभी महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो कभी वहाँ काम कर रहे हैं, गुजरात। अच्छा सर, जैसे कि मैं आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे कि सर अगर देखा जाए बिहार में जो विकास की रहा है वो हमेशा कागजों पर ही होके क्यों गुजरती है? वो हमेशा क्यों नहीं बिहार के गली मोहल्ले सड़कों से होकर क्यों नहीं गुजरती है? सड़कों से और गली मोहल्ले से गुजरने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है। समझ रहे हो ना आप, एक रास्ता रहेगा तभी मतलब मान के चलो कि लोग गुजरेंगे वहां से। लेकिन इसमें सिस्टम क्या है कि जो पेन कॉपी का सिर्फ रास्ता बना लिया गया है। हाँ, बस पेन कॉपी का रास्ता बनाया। हाँ, तो पेन कॉपी पे दिखाने के लिए कि बिहार विकसित है, बिहार बदल रहा है, लेकिन बिहार सच में बीमार है। और बिहार आज भी लाचार है। अरे है, वो तो है। अच्छा, मैंने कई एक दफा सुना है कि बिहार में पुल चोरी हो गया, बिहार में सड़क चोरी हो गई, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है कि बिहार में सड़क चोरी हो जाए, पुल चोरी हो जाए? बिहार में ये सब चीज मतलब कि सब नीतियां जो बनाई गई है ना, सबके कमीशन है, सबके कमीशन सेट हैं, थाने से लेकर ऊपर तक कमीशन ही कमीशन है। आप जहां देख लो सब जगह कमीशन सेट है, 10%, 5%। अगर पुल चोरी हो गया तो उसमें भी कमीशन था। अच्छा, पुल को चोरी कराया गया था। ऐसा थोड़ी है कि पुल मतलब सरकारी पुलिया एक दिन में कट जाएगा। अच्छा, जैसे कि सर बात करें, मैं एक टॉपिक पे और बात करेंगे, बिहार में बाढ़ सबसे बड़ी समस्या रहती है। मैं एक उदाहरण के तहत आप सभी लोगों को बताएंगे। जैसे बात करें जो नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया में एक बार बाढ़ आ गई, तो नॉर्थ कोरिया के जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, वहां के जितने भी इंजीनियर थे उनको फांसी दे दी। हाँ, फांसी दे दी। वो नाम है
किंग जॉन उसने समझो वहां के जितने भी मतलब इंजीनियर थे बाढ़ वाले, उनको सबको फांसी दे दी। तो बिहार में कहीं ना कहीं भाई बाढ़ है तो उसको रोका जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट टू डू। अगर आप करना ही नहीं चाहते तो क्या करेंगे? देखिए अभी बाढ़ का बहुत बड़ा समस्या है। कोसी नदी हमारे यहाँ बहुत बड़ा समस्या है बाढ़ को लेकर। और बाढ़ के लेकर जो कोसी नदी करती है, कोसी नदी पे काम करने वाले सभी, मतलब समझ लो आप बिहार में सब जगह कमीशन सेट है सर। अगर आपको काम करना है 100 करोड़ का, तो वहाँ पे 40 करोड़ मान के चलो कि आप कमीशन में ही चला जाता है। कुछ नेताओं के गए, कुछ अधिकारियों के गए, कुछ निचले खा रहे हैं, ऊपरे खा रहे हैं, तो कहाँ से काम होगा? तो पुल टूटना आसान है। बाढ़ में लोग कितने लाचार होते हैं, हम लोग देखते हैं। उस पर कोई आवाज उठाता है? अभी से देखिएगा आप, अभी बाढ़ होने वाला है ना, 15 दिन के बाद से सरकार कहेगी बाढ़ नियंत्रण, ये सब कागज में जो आप बोल रहे थे, सब कागज में आपको नजर आएगा, लेकिन धरातल पे नहीं आएगा। लोग बाढ़ आएगा, बाढ़ के बचाव के लिए कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा सर, जिसके लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी, इन्होंने बिहार को क्या दिया और क्या छीना? देखो आपको सर मैं बता देता हूँ कि लालू यादव जी हमारे जो गरीब वंचित शोषित लोगों को आवाज बने। नीतीश कुमार जी उस आवाज को दबाने में बहुत कारीगर निकले। कैसे? वो जैसे कि मान चलिए कि आपको हमने एक आवाज दिया, और उस आवाज को दबाना भी हमको अच्छे से आता है। जैसे हम आपको अगर बोलना सिखाएंगे तो आपको हम बोली बंद भी करा सकते हैं जी। तो ये चीज चला है बिहार में, और इस तरीके का अभी भी सिस्टम चलते आ रहा है। तो जब तक सत्ता नहीं बदलेगी, जब तक ये विचारधाराएं लोगों को नहीं बदलेंगे, जब तक लोग कास्टिज्म नहीं छोड़ेंगे, जब तक लोग इंसानियत पे वोट नहीं देंगे, तब तक बिहार का दुर्दशा जो है वही रहेगा। जंगल राज 4 है, 5 आने में देरी नहीं लगेगा, 6 आने में देरी नहीं लगेगा, लोग ऐसे ही चलते चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार की पिछले 20 सालों से कहीं ना कहीं सरकार है भाजपा से, भाजपा उसमें गठबंधन करके, तो ये बताइए नीतीश कुमार ने बिहार को क्या दिया? नीतीश कुमार जी बिहार को क्या देंगे? बिहार को बीमार बना कर रख दिए हैं, युवाओं को लाचार बना कर रख दिए हैं, अपने कास्ट के लोगों को सबसे ज्यादा आगे कर दिए हैं। हर जगह अपने कास्ट के लोगों को प्रमोट करते हैं, कास्टिज्म सिस्टम हावी है। अच्छा नीतीश कुमार ये बताइए कौन से कास्ट से हैं? नीतीश जी कुर्मी है, और कुर्मी और कोरी समुदाय को लेकर वो बहुत ज्यादा हावी है। अच्छा, वो एनजीओ के तहत से लोगों को नौकरी ले रहे हैं, जिसमें अपने सिस्टम में अपने लोगों को ज्यादा भर्ती करते हैं। अच्छा, तो हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार को बदला जाए। बिहार बदलेगा तभी बिहार का विचार बदलेगा, तभी बिहार बदलेगा। ये सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा है, बिहार बदलना जी। और बिहार तभी बदलेगा जब ये हमारे एक ही लोग जो सत्ता में बैठे हैं इनको हटाना बहुत जरूरी है। अच्छा, व्हाट इज जंगल राज इन बिहार? जैसे कि अभी आप मैंने बहुत बार सुना है, न्यूज चैनल पे सुना है, अखबार में भी पढ़ा, किताबों में, कि जंगल राज। तो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशंस ऑफ जंगल राज इन बिहार? देखो एक बात बताते हैं, जंगल राज कहने का मतलब कि कहीं अगर शेर घूम जाएगा तो उसको जंगल नहीं कहते हैं। अच्छा, और जब शेर घूम के निकल जाता है तो जो लोग वो हल्ला, जैसे कि शेर आया घुमा और निकल गया तो उसको लोग जंगल बोले। जब शेर चला गया तो फिर जंगल राज कहाँ से हुआ? जो पीछे वाले सियार आए उसको जंगल राज बना दिए, क्योंकि शेर तो निकल के चला गया। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग इसमें जो शेर निकल गया वो एक्चुअल में शेर कौन था? अब बिहार के लोग समझ रहे हैं शेर कहाँ है, क्या है, लोग शेर को कैसे जाए। हमारे जो ऑडियंस हैं वो कहीं एक्चुअली बिहार से ही नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया से हैं, तो एक्चुअली उनको भी आप भी जानते हो शेरे बिहार किनको बोला जाता है। ओह आई नो दैट, बात समझ रहे हो ना? शेरे बिहार, शेरे बिहार से ही कनेक्ट करके लोग ले गए जंगल राज। लेकिन असलियत में जंगल राज आप देखो कब था। अब तो हम देख रहे हैं पटना में दिन दहाड़े कहीं ना कहीं कोई मर्डर हो रहा, कोई रेप हो रहा, कहीं ना कहीं हम देखते हैं हर डेली तेजस्वी यादव की कोई एक्स पोस्ट पर मैं देखता हूं कोई मर्डर हुआ, कोई रेप हुआ, कोई चोरी हुई, कोई डकैती, एवरी डे। देखिए सर, अभी की जो हमारे मीडिया चैनल हैं जी, वो पूरे एकदम सत्ता विपक्ष, मतलब सत्ता के धारी है। मतलब कि समझ लो कि आप पूरा मीडिया सरकार चला रही है। अभी आप युद्ध देखे, युद्ध में देखे थे ना आप, आपको लग रहा था कब आपके घर में बम गिरने वाला है। अरे मैंने भी देखा था, वो क्या नाम आपको वो क्या नाम, इस्लामाबाद, कराची, सारा सब कुछ कब्जा कर लिया था। मीडिया वाले कर रहे थे ना, आपके तो आर्मी लोग तो बेचारे अभी सोच ही रहे हैं और मीडिया वाले कब्जा करते जा रहे हैं। अरे हाँ, एक वो न्यूज और देखी थी, बिहार में एक पत्रकार ने एक ऑटो ड्राइवर से पूछा, तो
उसने बोला युद्ध बंद, बोला युद्ध बंद हो गया, कही हाँ वो तो बंद हो गया, वो पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया भारत। बोला आपको कैसे पता? बोला मैं बड़का बड़का चैनल पे देख रहे थे, जो देश के बड़का बड़का चैनल वहां पे देख रहे थे, इस्लामाबाद कब्जा हो गया, पाकिस्तान का लाहौर कब्जा हो गया, कराची बंदर का कब्जा कर लिया गया। तो फिर अब देखो, मतलब जब भाई एक इतने बड़े बड़े चैनल दिखाएंगे तो लोगों को बिलीव तो होगा। देखो सर, बात ऐसा है ना, ये चैनल पूरा एकदम गोदी मीडिया, एकदम समझ लो कि जाके गोदी में बैठा हुआ है सरकार के। नहीं, गोदी में नहीं बैठा है। अरे सर, एकदम पूरा गोदी में बैठा हुआ है, सरकार के गोदी में बैठा हुआ है। अगर इसको आप ऐसे भाषा से समझ सकते हैं कि मोदी के गोदी में बैठा हुआ है। हाँ समझ गया। भारत बात आप समझ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, इसलिए मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि मैं सत्य बात पे बात करता हूँ। हाँ, बात आप समझ रहे हो ना? तो ये जो गोदी मीडिया है डायरेक्ट मोदी के गोदी में है। अच्छा, गोदी मीडिया मोदी जी के गोदी में है। हाँ, पूरा प्रॉपर। मतलब आप खुद देखो, जो सिस्टम वहां पे काम कर रही थी, आप ये बताओ, अचानक से कहीं से आर्मी हट जाती है, पुलगांव, एक ही तरीके से, एक ही जगह, मतलब एक ही तरीके से नाम कॉपी हो रहा है, और एक ही तरीके से आप वहां पे हमला कराते हो। आतंकवादी का काम क्या है आप बताओ? आतंक फैलाना। तो वो जो आतंकवादी जो आप जो सरकार, जिस तरीके से सरकार आप चला रहे हो, उसमें आप समझो कि आप जो सरकार चला रहे हो उसमें आप आतंकवादियों को मौका दिए आतंक फैलाने का, जिसमें हिंदू पूछ के मारा जा रहा है। इसका मतलब यही है, भारत में धार्मिक वो अहिंसा करना, आप धार्मिक हिंसा करना। सीधे आप मतलब कि पहले जाति पे अटैक किए, कुछ दिन सत्ता चली आपकी, आप देखे कि नहीं जाति से अब नहीं मेरा पेट चल रहा है, तो आप सीधे धर्म पे अटैक कर दिए। सनातन में कहीं नहीं लिखा है कि आप विशेष तौर पे इस तरीके से बात करो, धर्म का प्रचार करो, धर्म का अपने साथ दो, अपने धर्म को बदनाम मत करो। इस तरीके का काम ये सत्ताधारी लोग अभी कर रहे हैं, और धर्म के राजनीति करके सत्ता चल रही है। कोई विकास, कहीं कोई काम नहीं है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे बात करें, मैंने सुना है पॉलिटिकल होता है, जैसे कि अभी आपने जस्ट अभी कहा था कि वो जो मीडिया है ना वो मोदी जी की गोद में बैठी, तो जो एक्चुअल में डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशंस होती है उसमें ये होता है, जो विपक्ष होता है ना, जो देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, वो हमेशा विपक्ष के साए में होता है, विपक्ष के मतलब विपक्ष के पास होता है, विपक्ष की तरफ होता है जो मीडिया होता है। लेकिन वो आज उल्टा है। मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ सर, आप उठा के देखो ना, कौन से मीडिया वाले, अभी मीडिया वाले, मैं 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि 2000 का नोट में लगा हुआ है जीपीएस, आप घर में रखोगे ट्रैक हो जाओगे। वो 2000 का नोट कहाँ चला गया? ये कौन बोल रहा था? ये हमारी ईमानदार पत्रकार जो अंजना ओम कश्यप जी हैं। अंजना ओम कश्यप, और ये बहुत बड़े अपने आप को, मतलब कि ये लोग बहुत बड़े अपने आप को पत्रकार समझते हैं। जो होता है इजराइल में युद्ध, और चले जाते हैं ये लोग पत्रकारिता करने। अरे यार, ऐसा भी मत करो यार, किसी को क्यों इतना मूर्ख बना रहे हो अपने टीआरपी लेने के लिए। और देखो, आम जनता समझ नहीं पाती है बॉस। हम लोग तो यही देखे हैं कि आम जनता एकदम नहीं समझ पाती है। 1 महीने के अंदर आम जनता के दिमाग को मोटिवेट कर दिया जाता है। जिस दिन वोट मारना होगा उसके रात जनता मोटिवेट हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी पॉलिसी हैं। जैसे कि सर अगर बात करें, कहा जाता है लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा होता है, जनता सबसे बड़ी, जनता तो सबसे बड़ा, जनता। तो ये बताइए, जनता इस चीज को लेकर बिहार में बात करें, जो आज पॉलिटिकल लीडर हैं विकास नहीं करते हैं, जनता को बुरी तरह सताते हैं, बात करें उन पर रेप, मर्डर, चोरी, डकैती, बिहार में एवरीथिंग इज पॉसिबल। कहते ना, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या पेड़ को तोड़ा होगा या युद्ध को छोड़ा होगा। तो बिहार की जनता इस चीज को लेके क्यों नहीं वो कर रही है? भाई लड़े, नेताओं से लड़ना चाहिए कि हाँ आप मैंने आपको एक नौकर बनाया है, लोकतंत्र का नौकर, यानी कि जनता का नौकर। देखिए, जनता को, आपको एक बात बताएं, अगर आपको सर आपका जो भी नाम हो, ठीक है, अभिषेक जी आपका जैसे नाम है, तो अभिषेक जी अगर हम 50 बार आपको एक ही नाम को रिपीट कर दें, तो नहीं आप अभिषेक नहीं, आप शुभम हो, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए आप खुद उसको सोचोगे ना, साला हम शुभम ही है क्या? ये बात आप जो बता रहे, ये हिटलर ने भी ये बात कही थी कि अगर हम किसी झूठ को 100 बार बोले तो वो सच हो जाता है। तो उसी तरीके के मानसिकता को राजनीति बिहार में उतारा गया है। जैसे कि आप देखे होंगे, अभी झारखंड में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, कि सब जगह पे कहीं माई बहन योजना, तो कहीं बहन योजना, तो कहीं माता योजना। क्यों? क्योंकि अब लोग देखते थे कि जो लोग हैं, जैसे कि पुरुष वर्ग के जो लोग हैं, वो वोट थोड़ा सोच समझ के डालते हैं, और लेकिन महिला जो है वो थोड़ा अभी भी लालच में वोट करती हैं।
और ये बात जैसे कि अभी आपने कहा था, ये जो सरकार है माई योजना, बहन योजना, और फिर बाद में यही नेता उनका रेप करते हैं। ये वही माँ बहन फिर करते हैं ना सर। मैं बस वही बताना चाह रहा था आपको कि जो माँ योजना, बहन योजना और जो माता योजना के नाम पे योजनाएं चलाई जा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाएं जो चलाई रही हैं, लेकिन इसके बाद जस्ट अपोजिट हो जाता है और यही नेता लोग उनका रेप करते हैं। ये जस्ट तो ये जो नेता है ना, ये जैसे कि मान लीजिए जो अभी के नेता हैं, जो अभी के, जो हमारे पुराने नेतागण थे जिनके अंदर सिद्धांत होती थी, विचार होती थी, वो चीजों को समझते थे गहराई को। अभी के नेता का ना कोई विचार है ना कोई सिद्धांत है, कुछ नहीं। आप देख रहे हो ना कि मतलब कौन से नेता का कोई विचार है? मोदी जी को 20 बार लात मारे होंगे नीतीश कुमार मोदी जी को 20 बार लात मारे होंगे, लेकिन फिर एक दूसरे को लात पकड़ के घिंची कर रहे हैं। अच्छा, बात समझ रहे हैं ना? आप देख लीजिए, आप देखेंगे कहीं भी स्टेज पे देखिएगा, कब वो मोदी गोड़ धर रहे हैं तो कब वो नीतीश कुमार गोड़ धर रहे हैं, क्योंकि अभी मोदी भी लाचार है। भाई सरकार तो बैसाखी पे चली रही है उनकी, और क्या। तो इस तरीके से हमारे युवाओं को वंचित किया जा रहा है। हमारे जो युवा हैं नहीं समझ पा रहे हैं अभी हमको करना क्या है। जैसे कि आप एक बात बताओ, जब हम लोग 11-12 पढ़ के आए कॉलेज लेने, तो हम लोग को पता ही नहीं था कि कॉलेज कैसे लिया जाता है, कॉलेज में होता क्या है। लेकिन जो जिस कॉलेज में गए पढ़े, हमको पता चला कि जो स्कूलिंग से भी आसान है कॉलेजिंग। अच्छा, जैसे कि सर ये बताइए, बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है, तो क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बीमार हैं। अच्छा, हाँ, और जब हमारे मुख्यमंत्री साहब भी बीमार हैं तो बिहार ऑलरेडी बीमार ही है। मतलब वो कैसे बीमार है? वो अपने मानसिकता से बीमार है, मतलब उनकी सोच बीमारपन वाला है। आप जैसे मान के चलो कि आपका सोच ही बीमार वाला है, तो आप कहाँ से बिहार को आगे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मैंने भी एक वीडियो देखा था, बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, तो शायद जनगण मनगण हो रहा था, नेशनल एंथम हो रहा था। हाँ, तो हम देख रहे हैं नीतीश कुमार जी ऐसे किसी सामने व्यक्ति को प्रणाम कर रहे थे, या किसी ने प्रणाम किया तो वो भी प्रणाम करे, बट कहीं ना कहीं एक एज ए चीफ मिनिस्टर। और जब कहते ना हमारे, जब कहीं मैच होता है, अगर किसी भी देश से हमारा मैच होता है, लिसन टू मी, मैच होता है, तो जब वहाँ पे जनगण मनगण होता है, जब अपना नेशनल एंथम होता है वहाँ पे, तो हम लोग जहाँ से मैच देखते हैं वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तब हमें देश की एक वो भावना होती है, भावना आ जाती है। लेकिन नीतीश कुमार जी एज ए चीफ मिनिस्टर आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आप जैसे कभी आपने कहा था वो मानसिक रूप से बीमार है। नीतीश कुमार जी कब क्या डिसीजन लेंगे उनको खुद नहीं पता है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कि बिहार में आज बात करें, बहुत सारे यंग लीडर हैं, लाइक दैट तेजस्वी यादव और सुरेंद्र प्रताप यादव, सम्राट कहे जाते हैं, उसके बाद पप्पू यादव और चिराग पासवान। तो इनमें से सबसे अच्छा लीडर कौन है बिहार में? देखिए, लीडर अच्छा कब होता है? जब उसका मिशन और विजन होता है। और हमारे यहाँ सभी जो जिनका आप नाम बताया ना, वो सब कहीं ना कहीं किसी मिशन से पले बड़े हैं। विजन नहीं है इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई एक भी विजन नहीं है, किसी मिशन से पले बड़े हैं। अच्छा, वो भी आपको बता देते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आपको डाउट में नहीं रखूंगा, कोई सत्ता के मिशन से आए हैं। उनकी अपनी कोई विजन नहीं है। अगर जिस दिन इनकी अपनी विजन हो जाएगी, आपको मैं आज ही बताता हूँ, उस दिन बिहार आगे हो जाएगा। विजन जिस दिन हो जाएगी, मिशन, इन लोगों का मिशन है सत्ता, विजन तो कुछ है नहीं कि हाँ मुझे राजनीति करनी है, मुझे राजनीति करके मुझे सत्ता पकड़नी है, मुझे अपना कुर्सी बचानी है। मेरे बाबूजी जो कुर्सी को धर के रखे तो उसको मुझे बचानी है। चिराग पासवान जी को देख लीजिए, तेजस्वी जी को देख लीजिए, ये लोग क्या संघर्ष क्या कर रहे हैं? अपने पिताजी के सत्ता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहार राज्य को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस चीज को देखेंगे तब, अब देखिए सिंपल सी नियम है भैया, अगर एक बार हम किसी से मिले, अगर वो हमको हटा दिए, देखिए तेजस्वी जी जो हैं ये बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष इनका इसलिए संघर्ष माना जाएगा। देखिए बॉस, किसी का भी ना बहुत बड़े मतलब कि जमींदारों की जमींदारी खत्म हो गई, बहुत कंपनी के बहुत बड़े चेयरमैन भी चेंज हो जाते हैं, सब डूब जाती है। तो इस तरीके से तो हम लोग चाहते हैं, मतलब मेरी अपनी जो सोच है, पर्सनल जो मेरी सोच है कि कर्म जैसा करोगे, कर्तव्य जैसा करोगे, फल की प्राप्ति वैसे ही होगी। तो कर्म करना है। हाँ, तेजस्वी यादव की जो सरकार गिर गई थी, तब उन्होंने लगभग बात करें 5 लाख जॉब दिलवाई थी बिहार में। तेजस्वी जी की कभी सरकार रही ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री का मतलब आप समझते हैं? चुप मुख्यमंत्री।
हाँ, मैं वही सरकार, गठबंधन की जो सरकार हाँ, थी ना, कभी तो डिप्टी सीएम थे, तब उन्होंने लगभग 5 लाख रुपए, 5 लाख मतलब देखिए, जहां भी उप लगा हुआ वहां वो चुप होना है। अच्छा, आपका वहां कोई काम नहीं है, बस आप वहां चुपचाप बैठे रहो। अरे तो अभी तेजस्वी जी की कोई ऐसी सरकार नहीं आई है बिहार में जिससे कि बिहार में कोई बदलाव आए। हो सकता है कि तेजस्वी जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, अच्छा बात करते हैं, भाई युवाओं में उनकी क्रेज है, युवा उनको पसंद करते हैं। चिराग जी को भी युवा पसंद करते हैं, चाहे वो जिस मोटिव से करते हैं, उनका विजन हो चाहे मिशन नहीं हो। हम लोग तो देखते हैं इन लोगों की अपनी कोई दूरदृष्टि नहीं है, दूसरे के विचार पे चलने वालों में से हैं। उन लोगों के 2-4-10 सलाहकार होते हैं। तो नेता बॉर्न टू लीडर होता है सर, पैदाइशी नेता होता है, लोग नेता बनाया नहीं जा सकता। अच्छा सर, जैसे कि बात करें जो बाहुबलीवाद आया है ना, बाहुबली, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से निकल के बाहर आया, तो बिहार की राजनीति में बाहुबलीवाद क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि बाहुबलियों की बात इसलिए बिहार में ज्यादा रहती है क्योंकि शुरू से बिहार में गुंडा राज वाली आप बात सुन रहे हैं ना, गुंडा राज, जंगल राज, तो ये सब बाहुबली वहीं से पैदा हुए। और ये बाहुबलियों का बहुत सारा असर रहता है सत्ता चलवाने में। अच्छा, एक्चुअल में बाहुबली राजनीति में कैसा क्या करता है? बाहुबली राजनीति में देखिए क्या है कि बाहुबलियों के आ जाने से कुछ लोग किनार हो जाते हैं। लाइक जो बात करें मेहनत करने वाले या जो जिनके अंदर डर है, जो डर की जिनके अंदर भावनाएं हैं, वो किनार हो जाते हैं क्योंकि वो सुनते हैं अरे ये तो बाहुबली है। बिहार में ऐसे आता है कि बाहुबली हों का, तो बाहुबली हों का, तो बाहुबलियों का इस तरीके से दबदबा रहा है, इसलिए बिहार के राजनीति में बाहुबलियों का अच्छा खासा पकड़ है। अच्छा, बात समझ रहे हो ना, तो ये चीज है, बाहुबलियों का नाम इसलिए आता है। अच्छा सर, हम आपसे एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग पूछेंगे। जैसे कि बात करें बालू माफिया, बिहार में जो बात करें बालू का खनन होता है, तो बालू माफिया मोस्टली कौन सी ज्यादा कास्ट करती है? बालू माफिया, देखिए बालू माफियाओं में जैसे बहुत सारे कास्ट का तो रोल नहीं रहता है, लेकिन लोग बदनाम कर दिए यादवों को। अच्छा, बालू माफिया बिहार में यादव लोग हैं, ये बदनामी है। लेकिन आप धरातल पे जाकर देखोगे ना, तो बालू माफिया बिहार में जो पनप रहे हैं, ये डायरेक्ट नीतीश जी के नीचे से पनप रहे हैं। अच्छा, ये जो बालू एक्चुअली नदियों से निकलती है, तो ये कैसे क्या निकलती है? देखिए नदियों से जो बालू निकल रही है वो हमारे बिहार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि ये बिहार के खजाना को भरने के लिए प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, जो हमारे यहाँ, मैं एकदम जस्ट सोन वाले इलाके से आता हूँ, और वहां से जब मैं आता हूँ तो मैं देखा हूँ कि वहां इतनी कटाव कर दी गई है कि आज नदियां का कटाव हो रहा है। ये आपको आने वाले मतलब 1 साल 1.5 साल के अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ का प्रकोप होगा हम लोग के यहाँ, क्योंकि 30 फीट 40 फीट मट्टी का बल्लू काट के निकाल लिया जाता है। और इस बालू का यूज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, और भी जैसे कि दूसरे स्टेट में अवैध तरीके से बालू को सप्लाई होती है। अच्छा, जिसमें सरकार के भी हाथ होता है, सरकार के कर्मचारियों का भी हाथ रहता है। तो कहीं ना अगर सपोज दैट किसी राज्य से बात करें बालू ज्यादा निकलती है, तो वहां पे और ज्यादा खाली होगा। देखिए बात ऐसा है ना कि बालू ज्यादा निकल रही है, बालू तो वहां से जो मट्टी निकल रहा है तो कटाव तो होगा ना सर। और क्या? आप एक बात बताओ, आपके यहाँ कोई रोजगार नहीं है तो आप लास्ट में बालू पे चले गए। आपके यहाँ इतना सारा रोजगार का ऑप्शन था, वो ऑप्शन आप खोल नहीं रहे हो, बस एक ही चीज को लपटे हुए बालू बालू बालू। बिहार और बालू में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। नहीं है ही नहीं, अंतर इसमें है ही नहीं। आप देख लो, बिहार का नाम जहाँ आता है वहां बालू। और क्या? क्योंकि इस तरीके का हरकत हमारे यहाँ नेताओं द्वारा दिया गया है। बिहार की राजनीति में भाषा के कितना महत्व है? बात करें जैसे अगर कोई लोकल लीडर है वहां पे, अगर वो अपनी भोजपुरी में बात करता है, तो क्या वो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट रहता है? देखिए बिहार में जो भाषाओं का महत्व है, हमारे यहाँ भाषा का बहुत ज्यादा ही महत्व है। कुछ शाहबाद रेंज में भोजपुरी भाषा है, मगध रेंज में मगही बोला जाता है, मिथिला में मिथिला भाषा बोला जाता है, और मतलब कि वगैरह वगैरह भाषाएं हैं। लेकिन ये जो मुख्य भाषाएं हैं इनका अच्छा खासा महत्व है। लोग अपने यहाँ अपने भाषा मित्रभाषी लोगों को पसंद करते हैं। अच्छा, उनकी भाषाओं को पसंद करते हैं। जैसे कि मान चलिए कि हमारे यहाँ जो भोजपुरी बोल रहे हैं, वहां पे अब जाके हिंदी बोलने लगी है तो भी कहते हैं कि बिलायत से पढ़ के आइल बनका हो। तो इस तरीके का रहा है सीन हमारे। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर बात करें जैसे कि लालू प्रसाद यादव है, तो वो अपनी इसी भाषा की वजह से भारत के बड़े लीडर बने। नहीं, लालू प्रसाद बॉर्न टू लीडर हैं। लालू प्रसाद यादव जी को किसी ने मतलब कि नेता बनाया नहीं है, वो नेता बॉर्न टू लीडर है। और लालू प्रसाद यादव अपने भाषा से नहीं, अपने तरीके से फेमस है, नहीं अपने विचारों से फेमस है।
हमने देखा है कि संसद में बात करें आज, अगर कितना भी बड़ा नेता हो तो उसको 2 से 4-5 मिनट मिलते हैं बोलने के लिए लोकसभा में। लेकिन लालू प्रसाद यादव के अगर उस टाइम के 90 के दशक के आप भाषण उठा लो तो वो 45-50 एक घंटे बोलते थे। क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव जी के पास विजन थी, वो दूर का सोचते थे। हाँ। तो इसलिए उनको ज्यादा समय, जो दूर का सोचेगा उनको ज्यादा समय मिलेगा ऑफकोर्स। हमारे अब जो हमारे नेतागण है आज के डेट में आप देख ही रहे हो, आप जो मोदी जी हैं हमारे, हाँ। इनको कोई दूर का नहीं सोचना है, इनको दूर का देखना है। क्या कैमरा लगा दो इधर रे, दिखाओ कैमरा कैसे चल रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी बात करें बिहार में चुनाव चल रहे हैं, तो मोदी जी गए थे बिहार पटना में, तो मैंने सुना है कि लगभग 30 से 35 करोड़ का पंडाल लगा था। क्या सर ये जो 30-35 करोड़ का पंडाल लगता है मोदी जी के लिए, वो तो मान के चलो कि छोटा सा बजट दिखाया जाता है। अच्छा, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहां 100 करोड़ की खर्च है। माय गॉड, 100 करोड़। अब मोदी जी के लिए उतनी खर्च है, मोदी जी को पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन मोदी, आप आज से पहले सुने हो कि कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य का चुनाव प्रचार करने जाते थे? नहीं, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि सभी राज्य में प्रचार करने जाते हैं। और एक प्रधानमंत्री को जाने का खर्च आपको बता रहे हैं, कुछ नहीं तो मान के चलो कि आप नरेंद्र मोदी 50 बार बिहार गए हैं। इस बार हम उनका बोर्ड देख रहे थे, बड़ा बड़ा था, बोर्ड लगा था ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी जी का 50वां अर्धशतक आगमन। 50 बार आप पहुंच गए, 50 फैक्ट्री नहीं लगा। अच्छा, मतलब उसमें क्या 5 फैक्ट्री भी नहीं लगी। 50वां मतलब अर्धशतक। हाँ, अर्धशतक मोदी जी का मतलब कि लगा बिहार में, लेकिन आज तक 5 गो फैक्ट्री मोदी जी नहीं लगा पाए। बड़ा दुर्भाग्य की बात, बहुत दुख की बात है कि हमारे ऐसे ऐसे लीडर जो भारत को बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी 2014 में एक ही बात बोलते, 100 दिन में काला धन लाएंगे। क्या काला धन? कुछ नहीं आया। काला धन के नाम पे सब व्हाइट मनी ब्लैक मनी हो गया, ब्लैक मनी व्हाइट मनी कर दिया। अच्छा, हमने भी देखा, मैं भी बिहार में कई एक दफा गया, तो सच में बिहार के अंदर जो युवाओं के अंदर जोश है वो काबिले तारीफ है। ये चीज मैंने नोटिस की। लेकिन बात करें अगर इसी तरह से जैसे बिहार में आप इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ, बिहार का बंदा जहां भी होगा वो अपना 100% देगा किसी भी काम में हो। अगर वही ये 100% अपने राज्य में दे तो कहीं ना कहीं बिहार बहुत ज्यादा आगे जाए। बिहार का दुर्भाग्य रहा है, बिहार के युवाओं का दुर्भाग्य रहा है। बिहार के युवा बहुत ज्यादा लाचार हैं, मजबूर हैं, वो दूसरे के पेट भरते हैं। राइट। दूसरे को अयासी का मौका दिलाते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएगी अगर बिहार के सारे लोग वापस अपने बिहार चले जाएं। हाँ, ये बात सही है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएगी, दिल्ली जैसे शहरों का हालत खराब हो जाएगा अगर बिहार के लोग वापस घर चले जाएं। कोलकाता, बेंगलोर, मध्य प्रदेश, आप कितने भी शहर देख लो, वहां सबसे ज्यादा बिहार के लोग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इस बिहार को, जो कि ज्ञान की भूमि रहा है, ज्ञान की भूमि, जिसको ज्ञान समझ रहे, बुद्धि, वो शरीर का सबसे बड़ा भंडारण बुद्धि होता है। जैसे कि अभी आप बता रहे ज्ञान की भूमि, ये बात बिल्कुल सत्य है। बात करें लगभग आज से कई साल आप पहले उठा लो, भारत में बात करें नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना 415 में कुमारगुप्त ने बनवाया था। गुप्त वंश में, गुप्त साम्राज्य में बनवाया था। उस टाइम कुमारगुप्त भारत के राजा थे, मगध के, तो उन्होंने 415 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। उन्होंने 415 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, जिसमें बात करें विदेश से पढ़ने आती थी, चाइना, जापान, कोरिया, हर एक जगह से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन आज बिहार की क्या दशा हो गई? वहीं बिहार के लोग आज दूसरे राज्यों में दर बदर की ठोकर खा रहे हैं 2 रोटी के लिए। ये बहुत ही बिहार के लिए कहीं ना कहीं शर्म की बात है। बिहार के नेताओं के लिए शर्म की बात है कि वो बिहार को उन्होंने सिर्फ एक भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी का अड्डा बना दिया, कबूतर खाना बना दिया। इस पे सर आप जो बोल रहे हैं, इससे तो मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं बिहार से रहने वाला हूं और हम लोग यही आप जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, आप राजनीति में क्यों आए? बिहार के दशा और दुर्दशा को देखते हुए हम लोग को राजनीति में आना पड़ा। जब तक सर एक्चुअली मैंने बिहार के युवाओं को नहीं बोला, मैं बिहार के नेताओं के बारे में वो चीज नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ सर कि आप जो बोले ना कि ये जो नेताएं हैं, तो जब तक हम लोग नेता नहीं बन के आएंगे तब तक ये नेता हटेंगे नहीं, और जब तक इनको लात मार के भगाया नहीं जाएगा तब तक बिहार का स्थिति सुधरेगी नहीं। तो बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए बिहार के राजनीति को सुधारना बहुत जरूरी है, बिहार के नेताओं को सुधारना बहुत जरूरी है। किसी महात्मा ने कहा था, मतलब कहा जाता है कि भारत को क्षति
मतलब आक्रमणकारी भारत को क्षत्रिय राक्षसों ने नहीं पहुंचाई जितनी की ऋषि महात्माओं की मौन ने पहुंचाई है। तो आज बिहार का युवा अगर मौन है तो कहीं ना कहीं क्षति का कारण हमें लगता है युवा ही है। कहीं ना कहीं बिहार बर्बाद है, जिसमें युवाओं का भी हाथ है, जो झंडा धोने का काम आते हैं, नेताओं के पीछे लगे हुए हैं, कोई फायदा नहीं है। अरे अब तुम अपने काम के पीछे भागो, अपने राजनीति के पीछे भागो। आज मुझे खुशी होती है हमारे क्षेत्र में हमारे जानने वाले लोग चुनाव लड़े, जिनको चुनाव से कोई मतलब नहीं था, युवा हैं। मैंने उनको समझाया कि भाई आप पैक्स की चुनाव लड़ो, मुखिया का चुनाव लड़ो, आप जिला परिषद लड़ो। बहुत सारे युवाओं आगे आए और युवा आके आगे लड़े भी और उसमें जीते भी। तो आज हम लोग देखते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि युवा आगे आए और हम लोग युवाओं पे काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से बिहार को बचाया जाए। अच्छा, जैसे कि सर बात करें, आप अभी बता रहे थे कि आपका जो संगठन है आप उसके थ्रू मैंने सुना है कि एक यात्रा निकाल रहे हैं जी। तो क्या है यात्रा, उसमें क्या करेंगे आप? बिहार को शक्तिशाली बनाने के लिए मैं सबसे पहले शक्तिशाली सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली और सबसे हमारे धर्म के सबसे पूज्य हमारे नंदी बाबा की यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्योंकि कलयुग में नंदी बाबा गायब हो रहे हैं और हम लोग सावन में इस बार देव से पहले नंदी की पूजा करेंगे। सर इसमें थोड़ा समझाइए, जैसे कि नंदी बाबा गायब हो रहे, क्या आप क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बैल जो पहले किसानों के यार हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, जो हमारे भारत एक किसान कृषि प्रधान देश है, वो बैल के ही दिया हुआ है जो कृषि प्रधान देश है। और आज हमारे बैल गायब हो रहे हैं, किसानों के यार गायब हो रहे हैं। तो वो तो ये रीजन है ना कि बहुत मशीनें आ गई हैं खेत जोतने के लिए, ट्रैक्टर। तो सर वो मशीनें आ गई हैं वो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर गौ को माँ बोला जाता है जी, गौ माता बोला गया है, एक अपनी माँ और एक गौ माँ, यही दो हैं जो 9 मंथ में बच्चे देते हैं जी। जो एक हम लोग को अपने माँ के जन्म से कोख लेते हैं, कोख से जन्म लेते हैं 9 मंथ में, और ये जो हमारे बैल वगैरह हैं जो हमारे गौ माता से जन्म वो भी 9 मंथ में लेते हैं। इसलिए धरती पे 2 ही को माँ बोला गया है, एक आप अपनी माँ को माँ बोलते हो, गौ माता को माँ बोलते हो जी। तो गौ माता को माँ बोलने का रीजन यही है कि 9 साल जो हम लोग 9 मंथ जो होता है वो उसमें माता का भी बच्चे का जन्म होता है, तो वो भी माँ स्वरूप है। तो नंदी बाबा स्वरूप हुए, जब गौ माता है तो नंदी भी ये हुए। लेकिन आप देख रहे हो कहीं भी आज नंदी बाबा नहीं मिलते हैं, जिसके वजह से लोगों को केमिकल द्वारा गायों को ये किया जाता है। आप जो बच्चे होते हैं, जो बछड़ा होते हैं, उनको केमिकल द्वारा पैदा किया जा रहा है जी। तो आप बताओ कि वो दूध कैसा होगा? वो दूध भी तो केमिकल वाला ही हो गया ना, और क्या। तो इसलिए हम लोग नंदी बचाना चाहते हैं कि नंदी बचेंगे तो हम लोग बचेंगे, अगर नंदी गायब होगा तो हम लोग भी गायब हो जाएंगे। प्राकृतिक से एक चीज प्राकृतिक का गायब होता है, जैसे नंदी बाबा, अगर नंदी बाबा को नहीं बचाया जाएगा तो फिर गाय भी गायब होंगी। कितना बार आप भैया आप ही समझो ना, जो बच्चा पैदा हुआ वो तो कमजोरी बच्चा पैदा होगा ना, अगर केमिकल से बच्चा पैदा होगा तो इसलिए हम लोग नंदी बाबा का सेवा और नंदी बाबा को बचाना चाहते हैं। तो हमारा संगठन जो है सनातनी युवा शक्ति, उससे हम लोग नंदी बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में। अच्छा कि सर, बाकी बिहार में मैंने एक चीज और देखी है, थोड़ा बिहार के कल्चरल पे बात कर लेते हैं। हाँ, बिहार का जो आज बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सिनेमा है जी, भोजपुरी एक काफ़ी अच्छी भाषा है, मतलब बहुत मधुर लगती है, जब कोई बोलता है तो काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन जो भोजपुरी भाषा को सम्मान मिलना चाहिए वो आज क्यों नहीं मिल रहा है? भोजपुरी मूवी को सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, भोजपुरी मूवी को और भोजपुरी भाषा को सम्मान नहीं मिलने का कारण कुछ हमारे मन फिरे आशिक मियाज कुछ गायक हैं। आप समझ ही रहे होगे, कोई अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार बोलता है, कोई अपने आप को पावर स्टार बोलता है, कोई अपने आप को कोई भी स्टार अपने पीछे लगा लेता है, लेकिन गाने का और गाने के सलीकों का लोग नहीं पकड़ा। लोग सिर्फ अश्लील गाना गाते हैं, अश्लील। अरे भाई, बिहार को बदनाम क्यों कर रहे हो? बिहार की संस्कृति में भोजपुरी भाषा का क्या महत्व है, इस चीजों को वो लोग समझ नहीं। अनपढ़ तो गायक है, पढ़ा लिखा गायक तो है नहीं। अभी एक आप बिहार में नया ट्रेंड चला है कि जातिवाद पे गाना, हर जाति पे एक एक गाना है, और जाति विशेष से सॉन्ग। जो बिहार का ये भी दुर्भाग्य है कि हमारे समाज को दूषित किया जा रहा है। सांस्कृतिक
जो हम लोग की जो संस्कृति और जो हमारी संस्कृति कलाएं थी उसको एकदम मोटिवेट करके उसको खराब कर दिया गया। यही हमारे भोजपुरी भाषा का, ये हमारे भोजपुरी भाषा का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य समझिए, या अब भोजपुरी भाषा के जो महान गायक, हमारे जो नए महान, जिनको ना गाने आता है ना बजाने आता है, वो अपने आप को गायक समझते हैं। सरस्वती जी को भी कहते हैं कि हमारे गला में वास करती हैं। अच्छा, तो जब फिर भी आप इतने अश्लील, जब सरस्वती जी गला में वास करेंगी तो ये अश्लील आप गा ही नहीं सकते हो ना। वो तो आपका मदिरा बोलता है, दारू मदिरा बोलता है ना वो। आप जो गा लेते हो, ये कर लेते हो, वो मदिरा बोलता है। बिहार में आप किस फिल्म इंडस्ट्री की मतलब बात करें, जो एक्टर हैं, आपको कौन पसंद है? बिहार जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का आपको कौन सा एक्टर पसंद है? मैं देखो सर, मैं ना भोजपुरी फिल्म देखता हूँ ना मैं किसी भी भोजपुरी फिल्म के एक्टर को पसंद करता हूँ। जो पहले पुराने में थे कुछ, जो मतलब कि भोजपुरी में फिल्म जो है अभी के भी डेट में आप देख लो, अश्लीलता का हद है, तो हम लोग देखना ही नहीं पसंद करते हैं। वो ऐसा फिल्म क्यों देखे जो फैमिली के साथ आप बैठ के नहीं देख सकते हो। अच्छा, एक बात है, क्या खेसारी लाल यादव अश्लील गाने और बात करें मूवी बनाते हैं? खेसारी जी भी बनाते हैं एकदम, इसमें कोई हमको नो डाउट नहीं है उनके बारे में कहने में। वो भी गाना अश्लील गाते हैं, उनकी भी गाना बहुत सारी अश्लीलता रहती है। उनको भी अपने अपने गाने के बारे में उनको भी अपने आप को सुधारने के चाहिए। जब तक एक एक गायक नहीं बिहार के सुधरेंगे तब तक बिहार का संस्कृति नहीं सुधरेगा, कल्चर वहां का नहीं सुधरेगा। क्योंकि आपके गाना से ही आपका प्रदर्शन होता है। पावर होला खाली जाति मेरे, ये सब क्या गाना, कोई गाने का महत्व थोड़ी है। ये सब गाना बेकार है, ये सब गाना को हम लाइक नहीं करते। तभी कहीं ना कहीं हमारा देश, बात करें आज जो जातिवाद है, कास्टिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा हावी है, धर्म और जातिवाद। क्योंकि बात करें चाइना, 1900 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी टाइम चाइना आज़ाद हुआ था। चाइना 1970 के दशक अप्रोक्स 60, जब उसने अपने देश पे युद्ध किया था ना, वार किया था 1962 के दशक, भारत चाइना से ज्यादा पावरफुल था। लेकिन उसके बाद चाइना ने अपने आप को इतना ज्यादा चेंजमेंट किया, इतना ज्यादा चेंजमेंट किया, आज चाइना सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी में बन चुका है। चाइना और इंडिया का पीछे रहने का, चाइना से इंडिया का पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण यही है, नेतागण। हाँ, ऐसा आप बिल्कुल। चाइना जितना मजबूत है उतना ही मजबूत हमारे देश के नेता है पैसे से। जिन नेताओं के पास खाने के लिए नहीं था, आज वो हीरा खाने की बात करते हैं कि हम हीरा भी खा सकते हैं, तो डेली खा सकते हैं। अब खा ही लेंगे जब जनता का पैसा आया वो। तो आप बस इससे बस समझ लीजिए सर कि चाइना को डेवलप करने में और इंडिया को नहीं डेवलप करने में सिर्फ इंडिया के नेताओं का हाथ है। जब तक हमारे देश के नेता नहीं सुधरेंगे तब तक हमारे देश के अधिकारी नहीं सुधरेंगे। जब तक हमारे देश के अधिकारी नहीं सुधरेंगे तब तक हमारे देश के जनता भी नहीं सुधरेंगे। क्योंकि राजनेताओं का काम है सबको बैलेंस करके रखना, नेताओं का काम है सबको बैलेंस करके रखना। हर किसी को अगर बैलेंस किया जा सकता है लोकतंत्र में तो वो है हमारे देश के लीडर्स। लेकिन अपने देश के आज लीडर बात करें, कोई लीडर को उठा लो, जैसे अमित शाह है, अमित शाह के लड़का जैसा, जिनको शायद गेंद फेंकना नहीं आता होगा या बल्ला सही से पकड़ना नहीं आता होगा, आप तो समझ लेकिन वो भी आज बात करें बीसीसीआई उसके अध्यक्ष। आप समझ लो, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है सर, वो आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। वो रियल लीडर नहीं, रील लीडर हैं। अभी आप जितना भी चीजें नया देख रहे हो फेसबुक पे, आज हमारे मोदी जी ही फेसबुक पे फेमस हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 1947 से अब तक सारे प्रधानमंत्रियों को उठा लो, उनमें सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री कौन है अपने देश? सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। ये सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। और मैं आज ही आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो कि कुर्सी छोड़ने के बाद जेल जाएंगे। सच में? सच में ये जेल जाएंगे। अरे ऐसी भविष्यवाणी मत करो आप। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपसे। मैं कृष्णवंशी हूँ, मैं कृष्ण के वंशज हूँ, और मैं आज ही आपको बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जाएंगे जेल, और इनको पूरी जीवन जेल में ही काटना होगा, इनका बेल भी नहीं होगा, क्योंकि इतना ढोंगी हैं। आप देख लीजिए, रील बनाने में सबसे ज्यादा आगे हैं। कहीं का आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी उठा के आप देखो कि नरेंद्र मोदी का क्या स्थिति है वहां, कहीं भी अपने आप को लाइट में रखते हैं। अरे यार, उतना अपने देश को लाइट में रखो भाई साहब।
सही है। आप पे देश के जनता विश्वास किया था, ये इस कर्म के लिए नहीं। जो आप कर्म कर रहे हो, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये एक दिन आपको नर्क में ले जाएगा। अच्छा, जैसे कि आप अभी हिंदू मुसलमान किया आपने बताया, तो आप आरएसएस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट ऑफ आरएसएस? देखो, आरएसएस धर्म की बात करें तो अच्छी बात है, लेकिन अब आरएसएस धर्म के विरोध जाके किसी धर्म की बात करने लगे तब आरएसएस गलत है। नहीं, जैसे कि मैंने बहुत देखा है आरएसएस में, मैंने गुजरात में देखा आरएसएस जो होती है, तो उसके कई एक देश में यूपीएससी के कॉलेज चल रहे हैं, आईएएस के कॉलेज चल रहे हैं, मतलब वो यूपीएससी कंडक्ट कराने के लिए बच्चों को स्पेशल कोचिंग दे रहे हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, अच्छा, बट इसमें भी मैंने एक चीज देखी, जो भी शिक्षा दे रहा है, किसी माध्यम से शिक्षा दे रहा है जी, शिक्षा सबसे सर्वोपरि है। अच्छा, जैसे कि मान लिया, बट उसमें आपने ये चीज नोटिस की आरएसएस शिक्षा किन को दे रही है? हाँ, गलत लोगों को दे रही है, वो गलत है। नहीं, उन गलत नहीं, शिक्षा उन लोगों को दे रही है जो सिर्फ ऊंचे तकबे के लोग हैं, सबड़ क्लास के लोग हैं, वही मोस्टली आज ज्यादा आरएसएस ज्वाइन की है। कभी आपने देख लेना आरएसएस में कोई दलित मिलेगा, अल्पसंख्यक मिलेगा, कोई ओबीसी मोस्टली बहुत कम। ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को दबाने का काम है, जो एक संगठन को बना के इनकी आवाज को दबाई जा रही है। तो इस आवाज को जो दबाया जा रहा है, इस आवाज को और इस आरएसएस के लोगों को समझना होगा कि ये सिर्फ कास्ट की बात नहीं करें। सभी कास्ट, किसी के पास 4 पैर नहीं है, किसी के पास 4 हाथ नहीं है, किसी के पास 2 आंख 4 आंख नहीं है, तो सभी इंसान है, सभी सनातनी है। तो सनातन वाला विचार रखें। अच्छा, मैंने भी देखा है आरएसएस की अगर कोई कहीं परेड निकले, आरएसएस की अगर कोई कहीं भी परेड निकले, मैंने कई एक दफे देखा, तो वो अपना ही झंडा रखते हैं। वो कभी भी अपनी परेड में तिरंगा झंडा नहीं लेकर निकलते हैं। देखिए, बात ऐसा है ना, तिरंगा झंडा का नहीं लेना उन लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तिरंगा झंडा का जो सामान है वो आरएसएस उनका इज्जत नहीं कर सकते हैं सर। यही बात सही है। तो वो उनको क्यों उठाएंगे? उनको पता है कि जिस दिन हम तिरंगा उठा लिए, हम तिरंगा के भार को नहीं सह सकते हैं, और जब उसके भार को नहीं सह सकते तो झंडा उठा भी नहीं सकते हैं। तिरंगा झंडा वही उठाता है जो तिरंगे झंडे को सम्मान करे, जो हमारे झंडे का इज्जत करेगा वही हमारा झंडा उठाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे बात करें आज कुछ हमारे देश में गोडसेवादी है, तो वो महात्मा गांधी को गाली देते हैं, नेहरू को गाली देते हैं, क्यों देते हैं? बात ऐसा है कि उस टाइम जो महात्मा गांधी जी का विचार था कि जब डाइवर्ट हो रहा था, जो मतलब डिवाइड हो ही गया था देश अपना, इसमें बहुत बड़ी कहानियां है। आप भी जान रहे हैं कि ऐसे भी कोई गोडसे नहीं है और ऐसे भी कोई गांधी नहीं है, और ताली एक हाथ से देखिए सर बजती नहीं है। तो कुछ बात रहा होगा तब 2 पोर्शन में, और बात यही था कि जब मुसलमान को पाकिस्तान जाना था तो गांधी जी ने रुकवा लिया कि जिनको जहां रहना है वहीं रहे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो वो एकदम सही है, जो जिनको जहां रहना था वहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात होती है, अगर हमारे देश में आज मुसलमान ना होते तो क्या हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति मिल पाते? हम वही कह रहे हैं ना कि जो जहां थे वो उनका ये सही था, विचार जो सही था, लेकिन एक गोडसेवादी का मतलब है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान करो। अगर आज बात करें मुसलमान ना होते तो शाहरुख खान, इंडिया के कई ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम धर्म से आते हैं, जिन्होंने भारत के लिए हमेशा लड़े। सही बात है, हमेशा लड़े, और वो भी अब आज भी वो बात करें जो ये गोडसेवादी है, उनसे ज्यादा देश से प्यार करते हैं। अरे वो करते ही है, बेशक करते हैं। वो गोडसेवादी तो एक ढोंग है ना सर। गोडसेवादी गुंडाओं का कोई विचार है? गोली मार देना ये कोई विचार है सर? महात्मा गांधी को सजा ही देना था तो और भी चीजें थी ना। अगर यही अच्छा गोडसे को यही काम जिन्ना को कर देता, जिन्ना को मार देता, तो शायद आज अपने पास पाकिस्तान मतलब पूरा अपना ही होता। वही चीज है, तो वो चीज लोग नहीं समझ पाते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं कुछ भी विचार बना लेते हैं, और मतलब उस इंसान से ये लड़ते हैं, उसके बारे में गलत बोलते हैं, जिसने एक आधी धोती से पूरा मतलब बात करें अपना जीवन बिता दिया। वो धोती पहनने वाले ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को झुका दिया। अभी अगर तुम्हारी दम है किसी की तो जाओ गांव के एक मुखिया से लड़के दिखाओ, मारेगा 4 जूता सही कर देगा। महात्मा गांधी ही हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रयास किए नोटबंदी करके नोट पे अपना फोटो डलवा दें, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है भारत में। भारत के लोग भी महात्मा गांधी को मानते हैं, हर रूप में उनको मानने वाले हैं, और यही रहा है यहाँ का सिस्टम है। अच्छा, ये बताइए राहुल गांधी कैसे नेता है?
राहुल गांधी अपने लेवल से अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अच्छे हैं, उनका भी अपना विचार है, अपना सिस्टम है भारत में। लेकिन वही है कि जिनका सत्ता आ जाता है उनको घमंड हो जाता है। तो सत्ता में घमंड में चूर थे ये। तो लीडर तो अच्छे ही हैं, अपने विचार भी इनकी अच्छी है, काम भी अच्छे करते हैं। बस हम, मेरा कहने का मतलब है कि भारत में कोई भी लीडर हो, भाई काम करो। और क्या, युवाओं के लिए काम करो, शिक्षा के लिए काम करो, बेरोजगारी दूर करो, लाचारी दूर करो। ये नहीं कि अपना ही पेट भरने लगो, तो उससे तो नहीं चलेगी ना। अच्छा सर, आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है, इसको लेके बहुत ज़्यादा मेरे को भी ये लगता है कि बिहार में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिहार में आज बात करें ऑर्केस्ट्रा बात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बात करें आप एक लड़की की उधर शादी करके उसको सोने जेवर पहना के रो के मतलब एक लड़की के साथ भेजते हैं, और वहीं आप एक दूसरे कोने में आप एक दूसरी साइड एक लड़की का आप मतलब उसकी बेचारी उसकी मतलब लाचारी मासूमी और गरीबी पर मतलब उसके तुम वो मजे लेते हो, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है शायद गलत है। ये तो देखिए, जो संस्कृति में देखा गया है, मतलब लोग पहले इसको आनंदमय के हिसाब से करते थे। अब लोग इसको नोचा चौथी सुने हो ना, जैसे बिहार में कहावत है नोचा चौथी, उस तरीके से लोग कर दिए। इसमें कितने बार गोली चल जाती है ऑर्केस्ट्रा में, जबकि इसको सरकार को पूरे तरीके से बैन करना चाहिए। जैसे दारू बैन की हो ना भाई, उस तरीके से ऑर्केस्ट्रा भी बैन कर दो। हाँ, ये बात सही है। जब तुमसे संभल नहीं रहा है चीजें, तो क्यों नहीं, राजा महाराजा जैसे वो भी काम ये करेंगे, बट वो इतना जानवर अरे तो राजा नहीं कर सकते। सर ये बताओ, राजा महाराजा नाचे गाना में तो बर्बाद हुए ना, और क्या। लेकिन बिहार ऑर्केस्ट्रा मतलब नाच गाना में बर्बाद है। बट बिहार में मैंने कई दफे ऐसा देखा, अगर एक लड़की, अब वो बेचारी नहीं इतना फैमिली से नहीं, अच्छा वो तो आप सही बोल रहे हैं, नहीं, ये इतना गलत सब है, कुछ- ये प्रॉपर गलत है। बिहार में ये चीज कहीं ना कहीं मैं भारत सरकार से भी और बिहार की राज्य से भी ये चीज मैं अपील करता हूं कि बिहार में जो ऑर्केस्ट्रा है इसको कहीं ना कहीं बैन करवाना चाहिए, क्योंकि बैन नहीं होगा ना तो मुझे लगता है कि आप एक तरफ एक लड़की को आसमान में बैठा रहे और एक तरफ आप एक उस लड़की को अय्याशी का अड्डा बना दिया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश का ही कल्चर है। अगर हम इसको सजो के नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम ही लोगों के लिए बहुत ज्यादा घाटा होगा। तो आज इंदर राज सर के लिए मेरे को कुछ लाइनें याद आ गई, क्योंकि इनके अंदर वो मैं जोश देखता हूँ। बात करें एक यंग लीडर जो कि लोकसभा का ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं, आप समझो, वो भी बिहार से, जहां राजनीति करना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है, वहां बिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। और सर ने काफी अच्छे वोट भी पाए थे, शायद आई थिंक तीसरा दिन चौथा नंबर रहा था सर का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज सर से मिलके। और तो इनके लिए कुछ लाइन है कि तुम्हारी सोच के साये में हम ढल नहीं सकते, तुम्हारी सोच के साये में हम ढल नहीं सकते, जबान काट लो मगर लहजा बदल नहीं सकते, मुझे क्या मोम का पुतला समझ रखा है, तुम्हारी लहू की गर्मी से ये लोहा पिघल नहीं सकता है। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं लास्ट यही कहूंगा कि मैं एक अपना और अभियान चला रहा हूँ, पेड़ लगाओ अभियान। अच्छा, मैं पेड़ लगाता हूँ और लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी एक पेड़ लगाओ, और जो पेड़ लगाना सीख जाएंगे वो अपने धर्म का रक्षा करना भी सीख। अच्छा, अभी तक आपने कितने पेड़ लगाए? मैं अभी तक लगभग 1000 पेड़ लगा चुका हूँ। 1000 पेड़? हाँ, ये मेरी एक अभियान चली थी अंबेडकर जी के जयंती पे। मैंने उस दिन से ही पेड़ लगाना स्टार्ट किया है और लोगों को मोटिवेट करता है, और 1000 पेड़ प्लस। और मैं चाहता हूं कि इस सावन आते आते 10,000 पेड़ मैं लगा दूं। और लोगों से मेरी अपील है कि आप भी जहां रहो वहां एक पेड़ लगाओ। अगर आपकी तरह 20 से लोग बन जाएं तो लाखों पेड़ हो जाएंगे फिर तो। हाँ, तो मैं उन सभी लोगों से यही विनती करूंगा, मैं लास्ट में आपसे भी यही विनती करूंगा कि आप भी एक पेड़ लगाओ और एक पेड़ को बड़ा करो। जो एक पेड़ बड़ा करना सीख जाएगा ना सर, वो 100 पेड़ लगा सकता है। तो हम लोग एक पेड़ से सीखे हैं, 100 पेड़ की तरफ भाग रहे हैं। तो पेड़ लगाना सबसे अनिवार्य है। पेड़ लगाने के लिए मेरे अपील पूरे भारत से, पूरे राष्ट्र के सभी लोगों से है, पेड़ लगाओ, देश बचाओ। और अपने आप को संवारने के लिए सबसे जरूरी पेड़ लगाना है। मैं भी देश की अपनी 150 करोड़ आवाम से यही अपील करूंगा कि इंदर राज जैसे नेताओं को आगे लेके आओ, इनको लोकसभा में लेके आओ, विधानसभा में लेके आओ, ताकि हमारे देश का विकास हो सके। और अगर वही नेताओं को लेकर आओगे तो देश का वैसे भी बेड़ा गर्क है
और हो रहा है। तो ऐसे नए नेताओं को आगे लेकर आए, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, धर्म का तो अपने आप विकास हो जाएगा और उसके बाद हमारा विश्व गुरु भारत बनेगा। अभी हमें नहीं लगता है कि भारत विश्व गुरु है, क्योंकि 2025 जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी 2025 जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, समझो। सही बात। कितने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। एक तो पुलवामा अटैक हो पहलगाम अटैक हो चुका है, जिसमें अप्रोक्स 28 से 30 लोग मारे गए। उसके बाद अभी एक अहमदाबाद में हुआ है, जिसमें 250 लोग मारे गए करीब, जिसमें 250 लोग। उसके बाद एक हैदराबाद में 4 मीनार के पास हुआ है, जिसमें अप्रोक्स 20 से 25 लोग मारे गए हैं। ट्रेन हादसा भी उतना ही हो रहा है, रेल और प्लेन हादसा बहुत ज्यादा है, और कई एक जगह ट्रेन हादसे हो रहे हैं, आज लाखों लोग मर रहे हैं। तो हम किस तरह विश्व गुरु? हमें तो नहीं लगता हम विश्व गुरु है। सही बात। विश्व गुरु तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, विश्व गुरु के उसमें आप कुछ भी कह लो, चाहे आप कहो विदेश में डंका बज रहा, क्या घंटा कुछ डंका नहीं बज रहा है, घंटा बज रहा है। लंका में डंका बज रहा है भाई कहाँ आप देख लो ना, किसी चीज में देख लो कहाँ विकास हो रहा है। आप एजुकेशन सेक्टर उठा लो, आप उसके बाद इंडस्ट्री उठा लो, आप औद्योगिक उठा लो, उसके बाद आप कुछ भी उठा लो, XYZ आप कुछ भी उठा लो, कहीं विकास नहीं हो रहा। रेल आप देख लो, भारत में कहीं भी रेल देख लो, 1-1.5 घंटा लेट होना ही है आपको, कहीं भी आप चले जाओ। और क्या भारत विश्व गुरु बन चुका है। तो इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भैया का। भैया आपको भी। मिलते हैं फिर भैया से कभी। धन्यवाद। धन्यवाद।